साउथ अफ्रीका कैपिटल सिटी केप टाउन की ये पतली सी गली ब्लैक और वाइट लोगों के रहने की जगह को डिवाइड करती है और ये दोनों जगह एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वाइट लोगों के एरिया में घरों में बैकयार्ड, गार्डन, पार्क और सभी फैसिलिटीज मौजूद है जो हाई क्लास सोसाइटी को चाहिए। पर 100 मीटर दूर बाउंड्री के दूसरे साइड पर ब्लैक लोगों का एरिया है जो बहुत ही कंसिस्टेड और स्लम टाइप जगह है जहां ना प्रॉपर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ना सेवरेज फैसिलिटीज मौजूद है और कानूनी तहत ब्लैक लोग वाइट लोगों के एरियाज में घर नहीं बना सकते। और इसी तरह सिर्फ कलर डिफरेंस के बेसिस पर पूरे केप टाउन सिटी को डिजाइन किया गया है और यही सिचुएशन पूरे साउथ अफ्रीका में है। पर आखिर क्यों? हजारों सालों से साउथ अफ्रीका ब्लैक लोगों का घर है पर वाइट लोगों ने उनको उन्हीं के कंट्री में रेफ्यूजीज की तरह रहने पर मजबूर कर दिया था। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। 1715 में ब्रिटिशर्स ने इस जगह को कैप्चर किया और इस जगह का नाम दिया कैप कॉलोनी। ब्रिटिशर्स ने यहाँ के ब्लैक लोगों को गुलाम बनाना स्टार्ट किया कि तब उन्हें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए चीप लेबर्स चाहिए था। ब्रिटिशर्स को 1869 में कैम्बरली में डायमंड मिला और 1885 में जॉन्सपर में गोल्ड। तब से ब्रिटिशर्स के लिए साउथ अफ्रीका इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बन गई। तो ब्रिटिशर्स को ये खजाना लूट कर किसी भी तरह से इंग्लैंड ले जाना था, जैसा ये ब्रिटिशर्स दुनिया भर में करते थे। और यहाँ माइनिंग के लिए ब्लैक लोगों को चीप लेबर्स की तरह यूज किया गया और पूरे कंट्री में रेलवे ट्रैक्स बनाए गए ताकि खदानों से डायमंड, गोल्ड केप टाउन की बंदरगाह तक लाया जा सके और यहीं से केप टाउन सिटी डेवलप हुआ। यहाँ रेसिज्म के बेसिस पर कैग्रीकेशन 1913 में शुरू हुआ और मेनली दो कानून बनाकर ये किया गया। पहला लैंड एक्ट ऑफ 1913, इसके तहत कंट्री के 70% पॉपुलेशन जो कि अफ्रीका के रहने वाले ब्लैक लोग थे, इन्हें पूरे कंट्री के सिर्फ 8% एरिया में रहना होगा जो कि बैकवर्ड रूरल एरियाज थे और इस जगह से बाहर कहीं लैंड नहीं खरीद सकते। इन एरियाज में एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल था, इसलिए दूसरा ऑप्शन, अगर ये ब्लैक लोग सिटीज में रहना चाहते हैं तो इन्हें व्हाइट लोगों के लिए काम करना होगा और इन्हें सिटीज के बाहर साइड सर्टेन लोकेशन पर रहना होगा जिन्हें टाउनशिप कहा जाता है। और दूसरा कानून ग्रुप एक्ट ऑफ 1950, जिसके तहत सिटी को रेसिज्म के आधार पर डिजाइन किया गया। इसके तहत कंट्री की पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया: व्हाइट पीपल, नेटिव ब्लैक अफ्रीकन, मिक्स पीपल मतलब अफ्रीकन या यूरोपियन लोगों का मिक्स टूरिज्म। और केप टाउन सिटी को कई एरियाज में डिवाइड किया गया। व्हाइट लोगों को सिटी के अंदर हाई फैसिलिटी इकोनॉमी जोन दिया गया जो कि टोटल एरिया का 86% था, जबकि व्हाइट पॉपुलेशन सिर्फ 17% थी। और ब्लैक लोगों का एरिया शहर के बाहर साइड पर था जो मिलिट्री बेस के बिल्कुल साथ था ताकि ब्लैक लोगों पर नजर रखी जा सके और ब्लैक लोग इन एरियाज के बाहर नहीं रह सके। यहाँ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सेवरेज जैसी बेसिक फैसिलिटी की भी बहुत कमी थी और तीनों एरियाज के बीच में एक खाली जगह थी 100 से 250 मीटर चौड़ी, जिससे इन्हें डिवाइड किया जाता था और पूरे साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम लागू किया गया। और इनमें से 3 बिगेस्ट सिटी हैं: केप टाउन, जोहान्सबर्ग और नामीबिया, जिन्हें रेसिज्म के बेसिस पर डिजाइन किया गया है। केप टाउन में सबसे ज्यादा ब्लैक लोग डिस्ट्रिक्ट 6 नाम के एरिया में रहते थे लीगली, पर 1966 में अचानक गवर्नमेंट ने कहा ये एरिया भी व्हाइट लोगों का है, इसलिए तकरीबन 65,000 ब्लैक लोगों के घर तोड़ दिए गए। हालांकि 1934 में ब्रिटिशर्स का राज खत्म हो गया, पर इनके बाद डच लोगों को पावर मिला और इन्होंने ब्रिटिशर्स की तरह ब्लैक लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया और 148 लॉज बनाया रेसिज्म के आधार पर। ब्लैक लोगों को हमेशा एक पासबुक कैरी करना होता था जहां मेंशन होता था इन्हें कहां रहने की, कहां ट्रेवल करने की इजाजत है। इससे इन्हें सिटीज एरिया में जॉब करने से रोका जाता था। ब्लैक लोगों को कानून बनाकर करीब रखा जाता था। ब्लैक लोगों को एक ही शर्त पर सिटीज में रहने दिया जाता था कि इन्हें व्हाइट लोगों के लिए काम करना होगा। वो व्हाइट लोगों के लिए एज अ सर्वेंट जैसे कुक, गार्डनर के तौर पर काम करते थे और काम खत्म हो जाने पर इन्हें ये जगह छोड़कर चले जाना पड़ता था। 1917 के इस ग्राफ में आप देख सकते हैं सारे पॉलिटिशियन, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाइट कलर जॉब में मेनली व्हाइट पीपल ही थे और नीचे ब्लू कॉलर या लेबर क्लास जॉब में मेनली ब्लैक लोग थे। और आज भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। 2017 के लैंड रिफॉर्म रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका का 17% एरिया आज भी व्हाइट लोगों का है, जबकि व्हाइट पॉपुलेशन 10% से भी कम है। ब्लैक लोगों के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था जो कि व्हाइट लोगों से बहुत ही इन्फ्लुएंस और आउटडेटेड था, जिसे बेंटू एजुकेशन पॉलिसी
पॉलिसी कहा जाता था और यहाँ तक कि इन्हें वोट देने का भी राइट नहीं था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ दे आर नॉट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मतलब आप अपने ही कंट्री में सिटीजन नहीं हो। 1994 में नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट में कंट्री को आजादी मिली और इन रूल्स को बंद किया गया, जिसके लिए उन्हें 27 साल जेल में गुजारने पड़े थे। कई कंट्रीज ने यहाँ रेसिज्म के खिलाफ 10 साल तक प्रोटेस्ट भी किया, पर आज भी केप टाउन जैसे कई साउथ अफ्रीकन सिटीज में यह सिस्टम चल रहा है और आपको इस तरह के ब्लैक एरियाज और व्हाइट एरियाज देखने को मिल जाएंगे जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है पहले की तरह, और व्हाइट लोग ही मेनली सिटीज में रहते हैं। अब सवाल ये है कि इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी क्यों केप टाउन दुनिया का सबसे इनइक्वल प्लेस है? रीजन है स्टेट गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने रेसिज्म को खत्म तो किया, पर सिर्फ केप टाउन में ही डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी है जिसमें मेनली व्हाइट पॉलिटिशियन है, इसलिए अभी भी व्हाइट लोगों को यहाँ तरजीह दी जाती है और ब्लैक लोगों को सिटीज के अंदर अपनी जॉब लोकेशन के पास रहने नहीं दिया जाता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।